जय हिंद दोस्तों। ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत। हमने इंडियन इकोनॉमी की सीरीज में मनी सप्लाई और उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स लास्ट क्लासेस में डिस्कस किए। जैसे कि कल वाली क्लास में हमने मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, क्वालिटेटिव मेजर्स एंड क्वांटिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स में हमने सीआरआर और एसएलआर डिस्कस किया। मॉनेटरी पॉलिसी मेजर, मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स को हम मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स भी कह सकते हैं। मेजर्स, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, एक क्वांटिटेटिव मेजर, क्वांटिटेटिव मेजर और सेकंड वन इज क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव मेजर्स, जो क्वांटिटेटिव मेजर है, इट रेगुलेट ओवरऑल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो ओवरऑल इकोनॉमी मनी सप्लाई मतलब कि ओवरऑल क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई, इधर मनी सप्लाई इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, बट इट रिलेटेड विद स्पेसिफिक सेक्टर्स। तो मनी सप्लाई इंस्ट्रूमेंट्स जो पार्टिकुलर सेक्टर के लिए, सिलेक्टिव सेक्टर के लिए फोकस करें, उसको हम क्वालिटेटिव मेजर्स में डिस्कस करेंगे। हमने क्वांटिटेटिव मेजर्स में दो मेजर डिस्कस किए थे। पहला हमारा था सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, और दूसरे नंबर पे एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सीआरआर से तात्पर्य है कि सर्टेन परसेंटेज जो बैंक के पास डिपॉजिट है, सभी बैंक को आरबीआई के पास कैश में जमा कर देना है। एसएलआर में सर्टेन परसेंटेज जो बैंक के पास डिपॉजिट है, उसका सर्टेन परसेंटेज बैंक को इटसेल्फ अपने पास ही जमा कर लेना है, या तो कैश में, या गोल्ड में, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। दैट इज एसएलआर। ये सब हमने कल डिटेल में डिस्कस किया। उसी की कड़ी में जो हमारा आज का डिस्कशन होगा, थर्ड नंबर का जो पॉइंट हो जाएगा इसमें, ओपन मार्केट ऑपरेशन। नेक्स्ट नंबर पे हमारा बैंक रेट। फिफ्थ नंबर हो जाएगा लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटीज, LAF, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटीज। इसमें हम रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट डिस्कस करेंगे। रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट हम इसमें लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटीज में डिस्कस करेंगे। देन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है। 7 नंबर पे हमारा हो जाएगा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। 8वें नंबर पे मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, MSS, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। ये दो टॉपिक्स लास्ट क्लासेस में डिस्कस हो चुके थे, तो आज हम जो डिस्कस करेंगे इन टॉपिक्स को यहाँ तक डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को जो भी समस्या हो, जो भी दिक्कत हुआ करे, तो कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ने हमसे नोट्स की डिमांड की थी, तो हम हैंड रिटन नोट से आपको जो अदर क्लासेस की प्रोवाइड की गई उसी तरह से प्रोवाइड कर देंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। अंडर ओपन मार्केट ऑपरेशन, सेंट्रल बैंक सेल एंड परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन फाइनेंशियल मार्केट। क्या है? अंडर ओपन मार्केट ऑपरेशन, सेंट्रल बैंक सेल एंड परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सेंट्रल बैंक सेल एंड परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब जी सेक,
इन फाइनेंशियल मार्केट टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत सेंट्रल बैंक मार्केट से गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को या खरीदती है या उसको बेचती है। मार्केट से गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज अगर खरीदा या बेचा जाए तो इसका मतलब कि वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज जो पहले से एग्जिस्ट करती हैं। तो यहां फाइनेंशियल मार्केट से ओनली एक्सक्लूसिवली सेकेंडरी मार्केट मतलब कि आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज जो बैंक के पास या मार्केट्स में है उसको या तो सेल करती है या उसको परचेज करती है, जो एग्जिस्ट करती है पहले से, नई इशू नहीं की जाती, पहले से जो एग्जिस्ट करती है मार्केट में उनको या तो सेल करती है मार्केट में या उनको मार्केट से खरीद लेती है आरबीआई, तो उसको कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। तो इट रिलेटेड विथ एक्सक्लूसिवली ओनली सेकेंडरी मार्केट, तो सेकेंडरी मार्केट में ही परचेज और सेल होता है, मतलब कि नई सिक्योरिटी इश्यूज नहीं होती। पहला पॉइंट देखिए, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज अगर आरबीआई सेल करती है या परचेज करती है तो उसका इन्फ्लुएंस या इंपैक्ट कैसे क्या पड़ेगा उस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। देखें, सपोज दैट दिस इज द आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटी जी से कह सकते हैं इसको, जी से इसको सेल करती है मार्केट में। क्या करती है? सेल करती है। अगर मार्केट में गवर्नमेंट की सिक्योरिटी सेल की जाए आरबीआई के द्वारा, तो आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटी का मतलब एक पीस ऑफ पेपर को ऐसे बेचती है, तो उसके बदले में आरबीआई के पास क्या आएगा? पैसा आ जाएगा। जब आरबीआई के पास पैसा आएगा, मार्केट से मनी आरबीआई के वॉल्ट में या लॉकर में डिपॉजिट हो जाएगा, तो मनी सप्लाई मार्केट में रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। आरबीआई अगर सेल करती, यानी कि गवर्नमेंट्स के पीस ऑफ पेपर या बॉन्ड्स को, सिक्योरिटीज को सेल करती है, मतलब कि देती है बैंक को और एवज में पैसे अपने पास ले लेती है, तो मार्केट से मनी सप्लाई को सक करती है, एब्जॉर्ब करती है। तो इसका फैक्टर क्या होगा? मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगा ना। मान लेते हैं कि ये आपका आरबीआई है, डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट करें तो ज्यादा बेटर होता है। सपोज दैट दिस इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, आरबीआई ने इस सिक्योरिटीज को क्या क्या सेल किया और परचेज कौन कर रहा है? कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसको परचेज करते हैं, ठीक है। जब गवर्नमेंट की सिक्योरिटी बैंक के पास जाएगी तो उसी के फेस वैल्यू का या डिस्काउंटिंग हो, जो भी इंटरेस्ट उस पर चार्ज हो, वो उतना अमाउंट आरबीआई के पास बैंक ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि ये परचेज कर रहे हैं गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, आरबीआई बेच रही है, तो बैंक उसके बदले में क्या देंगे? पैसा देंगे आरबीआई के पास। जब आरबीआई के पास पैसा आएगा तो इसका मतलब कि आरबीआई बैंक से मतलब मार्केट से, क्योंकि जब बैंक के पास पैसा रहेगा तो बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन देंगे पब्लिक को, तो मनी सप्लाई बढ़ेगा। तो यहाँ पे आरबीआई मार्केट से पैसे को सक कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। जब मार्केट से पैसे को आरबीआई एब्जॉर्ब करेगी, इसका मतलब कि मनी सप्लाई रिड्यूस होगा। तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज अगर सेल होती हैं तो मनी सप्लाई कम हो जाता है मार्केट से। दूसरा पॉइंट क्या है कि सपोज दैट यही गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज आरबीआई परचेज कर रही है। क्या कर रही है? बाई कर रही है या परचेज करेगी। परचेज करने का मतलब क्या है कि आरबीआई उस सिक्योरिटीज को अपने पास रखेगी और उसके बदले में मार्केट में पैसा फ्लश कर रही है, बैंक को पैसा दे रही है। तो जब बैंक के पास पैसा ज्यादा होगा तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो इस पॉइंट को हम यहाँ कहेंगे कि अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई परचेज करती है, पीस ऑफ पेपर अपने पास लेगी तो बदले में पैसा देगी, ठीक है, तो मनी सप्लाई यहाँ पे क्या है? इंक्रीज हो जाएगा। इस वाली कंडीशंस को अगर हम ड्रॉ करें डायग्राम के थ्रू, सपोज दैट दिस इज द आरबीआई। आरबीआई ने गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को क्या है? परचेज किया, ठीक है। गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को आरबीआई ने परचेज किया।
अब बैंक के पास गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हैं, बैंक के पास गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज पहले से मौजूद थी मान लें, और आरबीआई ने इस को परचेज किया। ये क्या है? दिस इज पीस ऑफ पेपर, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक से आरबीआई के पास पहुंच जाएगा। आरबीआई परचेज कर रही है, इसके बदले में आरबीआई बैंक को क्या दे देगी? आरबीआई बैंक को इसी के बदले में रुपये ट्रांसफर करेगी ना, क्योंकि आरबीआई परचेज कर रही है, बैंक यहां पे सेल कर रहे हैं, आरबीआई पैसा बैंक को दे रही है। बैंक के पास जब एक्सेस अमाउंट होगा तो लोन भी एक्सेस होगा, यानी बैंक ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट देगी पब्लिक को, तो मनी सप्लाई बढ़ेगा। वही पॉइंट मैंने मेंशन किया, जब एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को आरबीआई परचेज करती है तो मार्केट में मनी को फ्लश करती है, दैट कास्ट टू इंक्रीज द मनी सप्लाई। ठीक है, ये तो फेनोमेना हो गया। अब इसी पॉइंट्स को अगर हम डिटेल में समझे कि ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसको हम ओपन क्यों कहते हैं? सपोज दैट ओपन, व्हाई इट इज कॉल्ड द ओपन? मान लें अगर हम देखिए, मान लेते हैं कि ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है और इसका वर्थ है ₹100 करोड़। 100 करोड़ की गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज एंड 1 ईयर मैच्योरिटी पीरियड। ठीक है, आरबीआई इसकी बोली लगाती है या इसको बेच रही है? ठीक है, क्या है? आरबीआई इसको ऑक्शन कर दी है, बोली लगाती है, इसको बेच कर रही है। इसको खरीदने के लिए बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं हमारे, जो कि मार्केट में एग्जिस्ट होते हैं, जो रजिस्टर्ड होते हैं आरबीआई से। सपोज दैट एसबीआई आया, एसबीआई ने जो 100 करोड़ की गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, इस पे रेट लगाया 92 करोड़ रुपीस का। आईसीआईसी बैंक लगाया, इसने 93 करोड़ का, और उसके बाद एचएसबीसी आ गया, इसने इसका रेट लगा दिया 94 करोड़ का। उसके बाद आपका एलआईसी सपोज दैट आ गया, और एलआईसी ने इसकी जो बोली लगाई खरीदने की, ठीक है, उसने 91 करोड़ की। और सपोज दैट आपका यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, या गवर्नमेंट की या पब्लिक सेक्टर की म्यूचुअल फंड कंपनी है, इसने इसकी बोली लगाई आपकी 90 करोड़ की। ठीक है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, इसकी ऑक्शन कौन कर रही है? आरबीआई। आरबीआई इसकी बोली लगा रही है, मार्केट में सेल कर रही है, बेच रही है। इतने सारी कंपनियां यहां पे आई। देखिए, एसबीआई दैट इज पब्लिक सेक्टर इंडियन कंपनी, आईसीआईसी प्राइवेट सेक्टर इंडियन कंपनी, तो प्राइवेट भी और पब्लिक भी। एचएसबीसी ये फॉरेन बैंक्स, जो कि फॉरेन कंपनी। ठीक है, तो यानी पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेनर सारे हो सकते हैं इसमें। एलआईसी यानी कि इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी। तो वैराइटीज ऑफ कंपनी आप देखेंगे जो यहाँ पे ऑक्शनिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसीलिए इसको ओपन कहा जाता है, कि मतलब कोई भी बाउंडेशंस नहीं है, कोई भी आकर के इसमें बोली लगा सकता है। अब अगला सवाल क्या है कि ये जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी सोल्ड की जा रही है, बिडिंग किस पे होगा? 91 करोड़, 94 करोड़ पे होगा, क्योंकि हाईएस्ट जो है बिडिंग किसने लगाया? आपका एचएसबीसी ने। ठीक है, तो यहां पे आरबीआई विल सोल्ड टू हाईएस्ट बिडर, है कि नहीं? हाईएस्ट बिडर कौन है? एचएसबीसी है। अब देखिए, ये जो है आपका 100 है, ये क्या कहलाता है? जो पीस ऑफ पेपर है और उस पे जो वैल्यू एग्जैक्टली लिखी हुई है, वो कहलाती है आपकी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, ठीक है, क्या है ये? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू के बाद जिसपे बोली हाईएस्ट लगी, यानी कि जो सोल्ड जिसपे की गई, इसको कहा जाता है बॉन्ड प्राइस। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका बॉन्ड प्राइस। बॉन्ड प्राइस एट विच बॉन्ड वाज सोल्ड, जिसपे बॉन्ड को एक्चुअल में सोल्ड यानी कि सेल किया गया,
उसको बॉन्ड प्राइस कहते हैं। तो फेस वैल्यू माइनस बॉन्ड प्राइस, ठीक है। और फेस वैल्यू से अगर बॉन्ड प्राइस को हम माइनस करते हैं तो वी गेट इंटरेस्ट। यहां पे फेस वैल्यू क्या है, 100 है, बॉन्ड प्राइस आपकी 94 है करोड़। तो इंटरेस्ट कितना यील्ड होगा, ये आपका 6 करोड़ रुपए का मान लेते हैं कि इंटरेस्ट यील्ड हुआ, ठीक है। तो बॉन्ड प्राइस फेस वैल्यू से हमेशा कम होता है। एक तो ये पॉइंट पता चल गया कि बॉन्ड प्राइस कैन नॉट बी अबव द फेस वैल्यू। कि अगर ये 110 होता तब तो फिर कोई बोली ही नहीं लगा, कोई बोली 110 कैसे लगाएगा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू ही जब फेस वैल्यू 100 है तो 10 रुपये घाटे में कोई क्यों खरीदेगा, कोई कंपनी 10 रुपये घाटे में क्यों खरीदेगी, 110 पे तो कोई बोली लगाएगा नहीं, 100 से कम ही पे तो कोई बोली लगाएगा इसको या बिडिंग करेगा, ठीक है। तो जो बॉन्ड प्राइस है हमेशा फेस वैल्यू से कम होगा। तो एक तो पॉइंट ये हो गया, बॉन्ड प्राइस विल ऑलवेज बी लेस देन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू से जो हमेशा बॉन्ड प्राइस आप देखेंगे कम रहेगा, पहला पॉइंट तो ये है। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है कि अगर आपका बॉन्ड प्राइस इंक्रीज किया जाता है तो आपका इंटरेस्ट डिक्रीज हो जाएगा। मान लें कि बॉन्ड प्राइस अगर आपका इंक्रीज होता है तो आपका इंटरेस्ट डिक्रीज होगा, ठीक है। अगर इसने कोई कंपनी और आए और वो इसको 94 पे परचेज करे, 94 पे वो खरीदने के लिए एग्री हो जाए, 94 से 96 पे अगर कोई खरीदने के लिए हो जाए तो इसका मतलब कि यहाँ पे कितना होगा, 4 करोड़ ही इसका इंटरेस्ट होगा, यानी यील्ड यानी कि प्रॉफिट होगा। इंटरेस्ट को यील्ड भी कहते हैं, बॉन्ड से जो इंटरेस्ट हुआ, ये जो प्रॉफिट हुआ उसको यील्ड भी कहते हैं। तो अगर आपने बॉन्ड प्राइस बढ़ा दिया तो इसका मतलब कि इंटरेस्ट यहाँ पे कम हो गया, ठीक है। बॉन्ड प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो इंटरेस्ट आपका रिड्यूस हो जा रहा है, वही पॉइंट मैंने मेंशन किया। बॉन्ड प्राइस अगर इंक्रीज कर दिया जाएगा तो आपका इंटरेस्ट डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि फेस वैल्यू तो वही रहेगी, एग्जैक्ट रहेगी। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब अगर बॉन्ड प्राइस आपका इसका रिड्यूस करेंगे, बॉन्ड प्राइस अगर आप रिड्यूस कर देते हैं तो आपका यील्ड यानी कि इंटरेस्ट प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। तो एक दूसरे के दोनों विपरीत होते हैं। एक तो ये पॉइंट्स हमारे दिमाग में आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। अच्छा, इसको डिस्काउंट रेट कहते हैं कि जो फेस वैल्यू है उससे उससे कम दर पे जो सोल्ड किया और जो रिमेनिंग अमाउंट है इस पे बेचा गया, तो इसको क्या कहा जाता है कि फेस वैल्यू हमेशा जो है इस कंडीशन में, इस वाली फिनोमेना को कहा जाएगा डिस्काउंट सेल। ये जो ऑक्शनिंग हुई, ये जो सेलिंग हुई बॉन्ड की, ये क्या कहलाती है, डिस्काउंट सेल। तो क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट सेल ऑफ बॉन्ड, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बैंक रेट, ठीक है। तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये हमारा 3rd नंबर का पॉइंट हो गया, ओपन मार्केट ऑपरेशन। 4th नंबर का जो पॉइंट है वो है आपका बैंक रेट। बैंक रेट से तात्पर्य क्या है, इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स टू कॉमर्शियल बैंक अगेंस्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, बैंक रेट, यानी कि 4 के बाद 3rd 4 हो जाएगा, ये बैंक रेट है ना। बैंक रेट से तात्पर्य क्या है कि सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को लोन देते हैं, ठीक है, किसी पार्टिकुलर सिक्योरिटी पे, और वो सिक्योरिटी जो है वो कॉर्पोरेट बॉन्ड होता है। फाइनली लोन लेने वाला कौन है, बैंक्स हैं। लोन दे कौन रहा है, आरबीआई दे रही है। किस आधार पे दे रही है, कोलेटरल पे, यानी कि आपका टू प्लेस द सिक्योरिटीज,
और जो सिक्योरिटी प्लेस कर रहे हैं हम बैंक आरबीआई के पास, वो कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज हैं, ठीक है। और जिस रेट पे आरबीआई बैंक को लोन देगी उस रेट को कहा जाएगा बैंक रेट, या जिस इंटरेस्ट रेट पे बैंक लोन ले रहे हैं या आरबीआई लोन दे रही है उस रेट को कहा जाता है बैंक रेट, ठीक है। तो इसी पॉइंट्स को मैं मेंशन कर लूं, पहले डेफिनेशन मेंशन कर दूं। इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट at which RBI या सेंट्रल बैंक lends to commercial banks against government securities, against corporate bonds। इस कंडीशन में आप देखिए कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अगेंस्ट ही आरबीआई लोन दे रही है, किसको? बैंक्स को, कॉमर्शियल बैंक्स को। नॉर्मली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के आधार पे आरबीआई लोन देती है ज्यादातर में, आप कंडीशन में यही देखेंगे। बैंक रेट के केस में देखेंगे कि आरबीआई लोन तो दे रही है बैंक्स को, बट सिक्योरिटी के तौर पे जो प्लेजिंग थिंग्स है वो क्या है? वो आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड है। इसका एक और ऑथेंटिक डिफिनेशन है, इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक डिफिनेशन और है, वो भी लिख देता हूं, अब समझने में आसानी होगी। इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच सेंट्रल बैंक, मतलब कि आरबीआई, प्रोवाइड्स रीडिस्काउंटिंग फैसिलिटी टू बैंक्स अगेंस्ट द फर्स्ट क्लास सिक्योरिटीज, ठीक है। इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स रीडिस्काउंटिंग फैसिलिटीज टू द बैंक अगेंस्ट फर्स्ट क्लास सिक्योरिटीज। तो यहां पे एक चीज आया आपका रीडिस्काउंटिंग फैसिलिटी, और दूसरे नंबर में फर्स्ट क्लास सिक्योरिटीज। पहले इनको एक्सप्लेन कर दूं मैं, व्हाट इज फर्स्ट क्लास सिक्योरिटीज? फर्स्ट क्लास सिक्योरिटीज, it is the corporate bond issued by high net worth companies। क्या है ये? This is the corporate bonds या डिबेंचर issued by high net worth कंपनीज, ठीक है। कॉर्पोरेट बॉन्ड इशूड बाय हाई नेटवर्थ कंपनीज। अब ये सवाल, इसका एग्जांपल के तौर पे, जैसे कॉर्पोरेट जो बॉन्ड्स है हाई नेटवर्थ कंपनी का मतलब, जैसे हाई नेटवर्थ कंपनी मतलब कि एसेट वैल्यू इज ग्रेटर देन लायबिलिटीज। तो सच कंपनीज या सच कॉर्पोरेट्स विच हैव greater asset values than the liabilities, net worth companies का मतलब क्या है? asset values are greater than liabilities, यानी liabilities कम है, asset इनकी ज्यादा है। या बिग कंपनीज या बड़े बड़ी कंपनियां जो भी कॉर्पोरेट उनको कहा जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे जो फर्स्ट क्लास सिक्योरिटीज हैं, फर्स्ट क्लास सिक्योरिटीज के एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपका कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल बिल, ये सब हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए आप, कॉमर्शियल पेपर एंड कॉमर्शियल बिल्स। मैं एक यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको थोड़ा सा मतलब कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसको प्रेजेंट करता हूं कॉमर्शियल पेपर का। सपोज दैट कॉमर्शियल पेपर,
It is an unsecured bonds issued by the corporates for a short time loan. ठीक है, it is unsecured bond, unsecured bond या it is an unsecured bond, an unsecured bond या unsecured securities भी कह सकते हैं. तो it is an unsecured bond issued by हाई नेटवर्क कंपनीज कह लीजिए या कॉर्पोरेट कह लीजिए, कॉर्पोरेट अगेंस्ट शॉर्ट टर्म लोन. ठीक है, अगेंस्ट या फॉर शॉर्ट टर्म लोन, फॉर शॉर्ट टर्म लोन. शॉर्ट टर्म लोन का मतलब 1 साल या उससे कम की अवधि के लिए जो भी लोन लिया जाता है उसको कहा जाता है शॉर्ट टर्म लोन. अब इसको एग्जांपल के तौर पे अगर मैं प्रेजेंट करूं, कॉमर्शियल पेपर ये आपका मिनिमम जो है 5 लाख या उससे ज़्यादा वैल्यू का ही इशू किया जाएगा और मैच्योरिटी पीरियड इसकी 14 दिन से लेकर के 1 ईयर तक होती है. ठीक है, तो कॉमर्शियल पेपर की अगर बात करें, आपका मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए? मिनिमम इसका 5 लाख होना चाहिए, उससे कम का इशू नहीं हो सकता. और दूसरे नंबर पे आपका मैच्योरिटी पीरियड की अगर बात की जाए तो आपका 14 डेज से लेकर के 1 ईयर तक का ये इशू होता है. ठीक है, कॉमर्शियल पेपर. एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखते हैं कि कोई बड़ी कंपनी ले लें, जैसे मान लीजिए टाटा मोटर्स है, आपका रिलायंस है, या अंबानी ग्रुप, अदानी ग्रुप, कोई भी कंपनी ले लें, मान लेते हैं रिलायंस है. ठीक है, तो रिलायंस कंपनी, रिलायंस की कोई यूनिट या रिलायंस कंपनी, ये आपकी बड़ी कंपनी है, कॉर्पोरेट में आएगी. इसने एक कॉमर्शियल पेपर इशू किया. सीपी का मतलब कॉमर्शियल पेपर. मिनिमम कितने का है? 5 लाख या उससे ज्यादा. ठीक है, एटलीस्ट 5 लाख होना ही चाहिए. सपोज दैट इसने 5 लाख का एक कॉमर्शियल पेपर इशू किया रिलायंस कंपनीज ने और मैच्योरिटी पीरियड इसकी 1 ईयर है. ठीक है, और ये कॉमर्शियल पेपर कहाँ पे इशू किया? किसके पास? किसी बैंक को. मान लेते हैं ये बैंक में कोई भी बैंक हो सकता है आपका. सपोज दैट ये एसबीआई है. ठीक है, तो एक कॉमर्शियल पेपर रिलायंस ने इशू किया और जिस बैंक ने इस कॉमर्शियल पेपर को या बॉन्ड्स को खरीदा, परचेज किया, उसका नाम एसबीआई है. सपोज दैट, तो इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे 5 लाख की है. दैट इज कॉल्ड द फेस वैल्यू. मैच्योरिटी पीरियड क्या है उस पर जो मेंशन रहता है वो 1 ईयर. 1 साल के अंदर जो ये लोन बैंक से ये ले रहा है, क्या लोन ले रहा है? ये एक तरह से बैंक से रिलायंस लोन ले रहा है. किसके आधार पर? बॉन्ड्स के आधार पर. बॉन्ड जारी करके रिलायंस कंपनी बॉन्ड जारी करती है और बैंक से लोन ले रही है. ठीक है, दैट इज कॉमर्शियल पेपर. रिलायंस ने बैंक से डील किया तो बैंक ने एक शर्त लगाई कि हम आपको लोन तो दे देंगे बट 10% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे. एट 10% इंटरेस्ट. फाइनली बैंक इसको लोन कितना देगा? 10%, 5 लाख का कितना हो जाएगा आपका? 50,000. ये आपका इंटरेस्ट चार्ज करेगी बैंक. ठीक है, बैंक 50,000 इंटरेस्ट चार्ज करेगी क्योंकि बैंक ने कहा कि हम आपको लोन जब देंगे जब आप 10% पे एग्री हो जाएं इंटरेस्ट पे. तो ये 5 लाख है, तो 50,000 माइनस अगर कर देते हैं तो ये हो जाएगी वैल्यू आपके 4.5 लाख. एक्चुअल में कॉमर्शियल पेपर की जो फेस वैल्यू है वो 5 लाख की है, जबकि बैंक इसको लोन कितना दे रहा है? 4.5 लाख ही लोन दे रहा है, क्योंकि 50% इंटरेस्ट बैंक अपने पास रखेगा और वही बैंक का प्रॉफिट है. ठीक, और लोन रिलायंस के पास कितना गया? 4.5 लाख का गया. तो ये एक 50,000 का डिस्काउंट पे इसको लोन मिला. फेस वैल्यू पे ये डिस्काउंट किया गया, तो दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट रेट. क्या है? डिस्काउंट. ठीक, वही पॉइंट्स है. रेट ऑफ इंटरेस्ट
सेंट्रल बैंक है टू लेंड टू कमर्शियल बैंक अगेंस्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड। अब ये कॉर्पोरेट बॉन्ड बैंक के पास आ गया। अब देखिए बैंक क्या चाह रहा है कि फर्दर बैंक को लिक्विडिटी की कमी पड़ सकती है, क्योंकि मैच्योरिटी होने में 1 साल लगेंगे इसको। 1 साल कंप्लीट होने से पहले सपोज दैट बैंक के पास लिक्विडिटी कम हो जाए, यानी पैसा उसके पास कैश लिक्विड मनी कम हो जाए, तो बैंक को फर्दर जो है पैसे अपने कारोबार अपने बिजनेस को रन करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। ऐसी कंडीशन में बैंक के पास एक ऑप्शन है कि बैंक आरबीआई के पास चला जाए। और बैंक कहां पे जाता है? आरबीआई के पास। आरबीआई के पास बैंक जब जाएगा तो यही जो कॉमर्शियल पेपर, ये वाला कॉमर्शियल पेपर जो है आपका, यही वाला 5 लाख वैल्यू वाली, इस कॉमर्शियल पेपर को बैंक लेकर के आरबीआई के पास जाएगा और आरबीआई से कहेगा कि हमारे पास एक कॉर्पोरेट है कंपनी रिलायंस, उसका एक कॉमर्शियल पेपर है, उसके बदले हमको लोन दे दो। आरबीआई एग्री हो जाता है और इसको लोन दे देता है। ठीक है, इसके आधार पे 1 साल इंड होने से पहले, यानी 1 साल से पहले बैंक को जरूरत पड़ जाए, 1 साल के बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो आपको ऑलरेडी ये तो वापस करेगा ही ना करेगा, क्योंकि 1 साल मेच्योरिटी यहाँ पे मेंशन है, तो कंपनी पैसा तो रिटर्न कर देगी, क्योंकि कंपनी यहाँ पे जो लोन ली है बैंक वापस कर देगी 1 साल के बाद। बट 1 साल के पहले कंप्लीट होने से पहले बैंक को लिक्विडिटी की क्राइसिस हो जाए, क्रंच हो जाए, तो बैंक आरबीआई के पास चला जाएगा और इसको सीपी को बेच देगा आरबीआई को, और आरबीआई से लोन ले लेगा बैंक। यहां पे बैंक जो लोन ले रहा है वो किस रेट पे ले रहा है? यहाँ पे जो इंटरेस्ट चार्ज होगा, इंटरेस्ट, उसी को बैंक रेट कहते हैं। तो आरबीआई एक प्रकार का लेंडिंग कर रही है, लोन दे रही है किसको? बैंक को, और इस पे जो इंटरेस्ट आरबीआई चार्ज कर रही है दैट इज कॉल्ड बैंक रेट। जो ये बैंक रेट है ये चार्ज किया गया, और ऑलरेडी ये डिस्काउंटेड कॉमर्शियल पेपर है या डिस्काउंटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड है। ये फर्स्ट राउंड तो डिस्काउंट पे ही है, ये बैंक इसको जो है खरीद करके या इसको अमाउंट दे चुकी है लोन, तो दैट इज डिस्काउंट। अगेन फर्दर जो है आरबीआई इस पे डिस्काउंट चार्ज करेगा, तो दैट इज कॉल्ड रीडिस्काउंटिंग या रीडिस्काउंट। अब देखिए इसी पॉइंट को मैंने मेंशन किया, इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये जो है बीआर, रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई प्रोवाइड रीडिस्काउंटिंग फैसिलिटीज टू द बैंक। ये बैंक को रीडिस्काउंटिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है अगेंस्ट फर्स्ट क्लास सिक्योरिटीज, मतलब कॉर्पोरेट बॉन्ड। फर्स्ट क्लास सिक्योरिटीज का मतलब कि कॉर्पोरेट बॉन्ड, अगेंस्ट फर्स्ट क्लास सिक्योरिटीज दैट इज कॉर्पोरेट बॉन्ड। तो ये फर्स्ट क्लास सिक्योरिटीज ये कॉर्पोरेट बॉन्ड है। तो ये कॉर्पोरेट बॉन्ड के अगेंस्ट आरबीआई रीडिस्काउंटिंग की फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, और जिस रेट पे इंटरेस्ट चार्ज कर रही है आरबीआई उसी को बैंक रेट कहा जाता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मान लेते हैं कि बैंक रेट, सपोज दैट ये बैंक रेट है। बैंक रेट अगर इंक्रीज कर दिया जाए, ठीक है, बैंक रेट अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो इसका मतलब क्या है कि बैंक से आरबीआई से कम लोन लेंगे, क्योंकि लोन महंगा मिलेगा, यानी ज्यादा इंटरेस्ट आरबीआई चार्ज करे। इसका मतलब कि ये अगर बैंक रेट को इंक्रीज किया जाता है तो इससे तात्पर्य क्या है? इट डिस्क्रेस द लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ द बैंक। बैंक कम लोन लेंगे तो कम पैसा लोन दे पाएंगे जनरल पब्लिक को, तो इसका मतलब मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। अगर बैंक रेट यानी महंगा हो जाए इंटरेस्ट रेट जिसपे आरबीआई बैंक को लोन दे रही है, ये दर अगर महंगी हो जाए तो इसका मतलब कि मनी सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि बैंक उतनी ज्यादा लोन नहीं लेंगे क्योंकि महंगा लोन उनको मिल रहा है। दूसरी कहानी यहां पे ये है कि अगर बैंक रेट कम हो कर दे आरबीआई कम दर पे लोन देने लगे बैंक को, तो बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन डिमांड करेंगे आरबीआई से। तो जब बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा बैंक के पास पैसा आएगा, यानी कि पैसा लिक्विड बढ़ेगी बैंक के पास।
जब बैंक के पास लिक्विड बढ़ेगी तो मैक्सिमम टाइम वो क्या करेंगे कि पब्लिक को लोन ट्रांसफर करेंगे, और पब्लिक के पास जैसे पैसा जाएगा तो हम कहेंगे कि मनी सप्लाई बढ़ गई। तो इसका मतलब क्या है कि मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। तो अगर बैंक रेट घटाया जाता है तो मनी सप्लाई आपकी इंक्रीज हो जाती है। तो बोथ आर द इनवर्सली प्रोपोर्शन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्या लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ठीक है, ये आपका 4th नंबर का पॉइंट हो गया। और नेक्स्ट हमारा क्या है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज। फिफ्थ नंबर का पॉइंट क्या है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज, LAF। ठीक है, अंडर LAF सेंट्रल बैंक सीक्स टू रिड्यूस the liquidity of money from the market. Under LAF, central bank seeks to reduce short-term fluctuation of liquidity in the market. तो LAF सेंट्रल बैंक का मतलब RBI seeks to reduce the short term fluctuation of liquidity in the market या from the market। ठीक है, थ्रो रेपो एंड रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन। ठीक है, under LAF central bank seeks to reduce the short term fluctuations of liquidity from the market through repo and reverse repo transaction। इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको प्रेजेंट करता हूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। मान लेते हैं कि ये दिस इज टाइम और एक्चुअल मनी सप्लाई जो स्टेबल रेट है वो ये लाइन है। इस पे मनी सप्लाई जो है स्टेबल थी या होनी चाहिए थी। एक लाइन मैंने बना दिया। इसको टाइम स्लॉट में भी डिवाइड कर सकते हैं। कुछ टाइम के लिए मनी सप्लाई आपकी हो सकता है स्टेबल रहे, कुछ के लिए आपका सप्रेस हो जाए, कुछ के लिए आपका फ्लक्चुएट करने लगे यानी कि ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, ये डिफरेंट फिनोमेना अप्लाई हो सकते हैं मार्केट में। मान लें कि मनी सप्लाई स्टार्टिंग में क्या है, एक बैंड पे रन हो रही है, दिस इज मनी सप्लाई। उसके बाद मनी सप्लाई जो है सप्रेस हो रही है यानी कम हो गई मार्केट से। देन मनी सप्लाई अगेन जो है स्टेबल हो गई मार्केट में। देन अगेन मनी सप्लाई एक्सेस हो गई मार्केट में। देन अगेन मनी सप्लाई कांस्टेंट हो गई। यहाँ पे आपने देखा कि मनी सप्लाई जो है कभी स्टेबल रहती है, कांस्टेंट रहती है, कभी फ्लक्चुएट कर रही है, कभी यानी कि आपका डिप और कभी आपका एक्सेस हो जा रही है। इन दोनों कंडीशन में जब मनी सप्लाई आपका सप्रेस हो जाए या मनी सप्लाई एक्सेस हो जाए मार्केट में, इस कंडीशन में आरबीआई जो मेथड अप्लाई करती है उसको हम कहते हैं रेपो एंड रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन। रेपो और रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन के थ्रू आरबीआई मनी सप्लाई को स्टेबलाइज करती है मार्केट से। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस ऑफ लिक्विडिटी, दैट इज द शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम।
तो मनी सप्लाई जो है या लिक्विडिटी मार्केट में यहाँ पे कम हो गई, इस वाली कंडीशन में मार्केट में मनी सप्लाई कम हो गई, यहाँ पे मनी सप्लाई एक्सेस हो गई। ठीक है, कभी सरप्लस हो सकती है, कभी आपका एक्सेस हो सकती है। इस कंडीशन को मैनेज करने के लिए आरबीआई जो टूल्स यूज करती है उसी को यहाँ पे मैंने मेंशन किया, रेपो ट्रांजैक्शंस एंड रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन। अगर आरबीआई क्या है, थ्रो रेपो ट्रांजैक्शन, क्या है ये रेपो ट्रांजैक्शन, ठीक है, इनफ्लक्स मनी सप्लाई, इस वाली कंडीशन में आरबीआई रेपो ट्रांजैक्शन को यूज करेगी और मनी सप्लाई को इनफ्लक्स करेगी यानी बढ़ाएगी। इस वाली कंडीशन में आरबीआई विल रिड्यूस मनी सप्लाई थ्रू रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन। रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन के थ्रू आरबीआई जो एक्सेस अमाउंट मनी का है ये वाला पोर्शन, इसको क्या करेगी, सक करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी मार्केट से। ये दोनों टूल्स यूज किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा। पहले नंबर पे हम देखेंगे रेपो ट्रांजैक्शन क्या है, देन रेपो रेट। रेपो ट्रांजैक्शन और रेपो रेट में अंतर है, डिफरेंस है। उसके बाद हम देखेंगे रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन क्या है और रिवर्स रेपो रेट, उन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो सिस्टमैटिक वे में हम चलते हैं। तो इसमें हमारा जो है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज में फर्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा रेपो ट्रांजैक्शन। रेपो ट्रांजैक्शन की अगर बात की जाए देखिए, रेपो ट्रांजैक्शन दैट इज कॉल्ड रीपर्चेज, REOP, परचेज, P फॉर परचेज, O फॉर ऑपरेशन। तो REPO रेपो यानी कि रीपर्चेज, O फॉर ऑपरेशन, O फॉर ऑपरेशन, या ऑप्शन भी कहीं कहीं में मेंशन रहेगा, मिलेगा आपको किताबों में। तो रीपर्चेज ऑपरेशन या रीपर्चेज ऑप्शन, इस ऑपरेशन को या ऑप्शन को हम कह सकते हैं एग्रीमेंट, दैट इज एग्रीमेंट। ऑपरेशन मींस एग्रीमेंट यहां। ठीक है, तो रेपो ट्रांजैक्शन इसका डेफिनेशन है, सेंट्रल बैंक परचेजेस शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अंडर रेपो ट्रांजैक्शन। सेंट्रल बैंक purchases short term government securities, purchases short term government securities, purchases short term government securities from banks या financial institutions with an agreement to resell these securities back to। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक परचेजेस शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द बैंक्स with an agreement to resell these securities back to the banks। पहले बैंक से गवर्नमेंट, मतलब कि आरबीआई, इसको अगर डायग्राम से प्रेजेंट करें तो समझ में आ जाएगा आपको। मान लेते हैं ये आरबीआई है और दिस इज द बैंक, ठीक है, और दिस इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सेंट्रल बैंक क्या करती है, परचेज करती है शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो अगर ये परचेज करेगी शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज सेंट्रल बैंक के पास आएंगे। ठीक है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज गवर्नमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज आरबीआई परचेज कर रही है
और उसके बदले में आरबीआई इनको क्या देगी, मनी देगी। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा। विद एन एग्रीमेंट टू रीसेल दी सिक्योरिटीज, फिर बैंक को ये सिक्योरिटीज वापस करना होगा। अभी तो ये आरबीआई के पास मतलब कि हो गया। विद एन एग्रीमेंट टू रीसेल दी सिक्योरिटीज टू द बैंक, तो पहले तो अभी ये परचेज की है और फिर बाद में इसी को रीसेल करेगी बैंक को। तो यहाँ पे क्या है, रीसेल है। ये सिक्योरिटीज बैंक के पास वापस आ जा रहे हैं। पहले उनसे परचेज कर रही है, ये परचेज है। ठीक है, आरबीआई परचेज कर रही है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक से। और जब बैंक से परचेज करेगी तो बैंक के पास पैसा चला गया, या बॉन्ड्स का जो भी बॉन्ड की कीमत हो, बाद में रीसेल करेगी वही सिक्योरिटीज बैंक को, और ये अमाउंट बैंक को फिर वापस चला जाएगा। मतलब बैंक वापस करेंगे ये अमाउंट आरबीआई को। इस कंडीशन में आप देखेंगे कि जिस रेट पे जो इंटरेस्ट चार्ज होगा उसी इंटरेस्ट को कहा जाएगा रेपो रेट। ठीक है, इसमें दो फेनोमेना, यानी कि दो बार एक ही चीज जो है घटित हो रही है, या दो बार एक ही मतलब की फेनोमेना हो रहा है। पहली बार आरबीआई परचेज करती है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बैंक से। इसका मतलब कि आरबीआई के पास बैंक से एक कागज आ जाता है, पीस ऑफ पेपर, और आरबीआई लेंड कर देती है या उधार दे देती है बैंक को। तो यहां पे एक पॉइंट में मेंशन कर सकता हूं, दैट इज आरबीआई लेंडिंग टू बैंक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम पे देखेंगे आप, आरबीआई बैंक को उधार दे रही है, लेंडिंग कर रही है, लोन दे रही है फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे क्या है, आरबीआई बैंक्स को उधार दे रही है, लेंडिंग कर रही है। तो सेंट्रल बैंक लेंडिंग टू बैंक्स अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। एक तो पॉइंट ये हो गया, सेंट्रल बैंक लेंडिंग टू द बैंक्स अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज गवर्नमेंट की ये है, ये आरबीआई के पास आ जा रही है, और उसके बदले में आरबीआई बैंक्स को उधार दे रही है फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। तो पहली तो ये फेनोमेना हो गई। जब ये मैच्योर हो जाएगी सिक्योरिटीज, उसका टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, तो आरबीआई रीसेल कर देगी ये सिक्योरिटीज बैंक को, और बैंक सिमिलर अमाउंट जिसपे रेट इंटरेस्ट पे जो चार्ज करना है, जो तय किया गया था, वही विद एन एग्रीमेंट, कहां गया, ठीक है, विद एन एग्रीमेंट टू रीसेल दी सिक्योरिटीज टू द बैंक। तो जो रेट इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए एग्रीमेंट हुआ था स्टार्टिंग में, उसी के आधार पे बैंक इस सिक्योरिटी का अमाउंट और प्लस इंटरेस्ट आरबीआई को लौटा देंगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रीपरचेज ऑपरेशन रेट। और जिस रेट पे ये डील लास्ट में बैंक जब रिटर्न करेंगे फाइनली आरबीआई को, ठीक है, लोन, तो उसको कहा जाएगा रेपो रेट। ये रेपो रेट है। ये जो पहली बार जो घटना घट रही है कि यहां पे आरबीआई लोन दे रही है और बैंक ये आपका सिक्योरिटी यहां पे ट्रांसफर कर रही है, तो ये कहा जाएगा रेपो ट्रांजैक्शन। और जब ये मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो वही लोन जो बैंक ने ले रखा है उसको रिटर्न कर देंगे। तो जिस रेट पे इंटरेस्ट रिटर्न किया जाएगा उसको रेपो रेट कहा जाएगा। अब अगला हमारा सवाल क्या है, व्हाट इज रेपो रेट? व्हाट इज रेपो रेट? इसको भी यहां पे मेंशन कर दें, रेपो रेट। इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच बैंक्स borrowed from RBI against short-term government securities. It is the rate of interest at which bank borrowed from RBI. Bank borrowed from RBI against शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, अब फाइनली यहां पे बारोइंग का काम कौन कर रहा है? बैंक कर रहे हैं। किससे बारो कर रहे हैं? आरबीआई से। जब बैंक बारो करेंगे, अगर ये इंटरेस्ट रेट कम है, कम चार्ज किया जाए,
यानी कि रेपो रेट अगर कम कर दिया जाए, तो मान लेते हैं कि दिस इज द रेपो रेट, दिस इज द रेपो रेट। अगर रेपो रेट्स कम चार्ज किया जाए तो बैंक जो है ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे, क्योंकि कम दर कर दिया गया, आसान दर पे जो है बैंक को लोन मिलेगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे। ज्यादा लोन लेंगे तो इसका मतलब कि उनके पास मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी। मार्केट में जब लिक्विडिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब कि मनी सप्लाई बढ़ेगी आपका। अगर रेपो रेट को कम किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है, तो इसका मतलब कि मनी सप्लाई बढ़ जाती है। इसी के विपरीत यानी कि वाइस वर्सा, अगेंस्ट यानी कि रिवर्स में, इन केस की रेपो रेट अगर आपका इंक्रीज कर दिया जाए, यानी कि महंगे दर पे आरबीआई लोन देने लगे बैंक्स को। रेपो रेट का मतलब महंगे दर पे आरबीआई लोन देने लगे बैंक्स को, तो बैंक लोन लेना प्रीफर नहीं करेंगे। बैंक कम लोन लेंगे तो कम मार्केट में मनी मतलब कि सर्कुलेशन होगा या इनफ्लक्स ऑफ मनी कम होगा, क्योंकि बैंक कम लोन ले रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि रेपो रेट बढ़ा दिया गया, यानी कि जिस दर पे रेट पे बैंक को लोन लेना था वो बढ़ा दिया गया। इस कंडीशन में क्या है कि मनी सप्लाई आपका ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाएगी। ये भी एक मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट हो गया आपका, रेपो ट्रांजैक्शन एंड रेपो रेट। यहां पे ये पॉइंट्स मैं और मेंशन करता हूं। रेपो ट्रांजैक्शन क्या है? रेपो ट्रांजैक्शन, रेपो ट्रांजैक्शन से तात्पर्य क्या है कि बैंक्स लोन ले रहे हैं और उसके बदले में बैंक से सिक्योरिटीज आरबीआई को दे रहे हैं, तो ये एक रेपो ट्रांजैक्शन हुआ। तो जितना ज्यादा रेपो ट्रांजैक्शन बढ़ेगा, जितना ज्यादा बैंक लोन लेंगे, रेपो ट्रांजैक्शन का मतलब जितना ज्यादा बैंक लोन लेंगे उतना ही ज्यादा बैंक के पास पैसा आएगा और उतना ज्यादा मनी सप्लाई बढ़ेगी। तो रेपो ट्रांजैक्शन किसमें सपोर्ट करता है? ये इट इंक्रीजेज मनी सप्लाई। तो जब मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो यहां पे तो मनी सप्लाई कम हो गई थी ना, एक्चुअल में इस बैंड पे होना चाहिए, तो मनी सप्लाई यहां पे कम हो गई। जब मनी सप्लाई कम हो गई तो रेपो ट्रांजैक्शन आरबीआई यूज करेगी इस वाली कंडीशन में, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा मतलब कि इन्फ्लक्स किया जाए और इस गैप को फिल किया जाए या ब्रिज कर दिया जाए या प्लग कर दिया जाए। ठीक है, तो इस गैप को फिल करने के लिए आरबीआई रेपो ट्रांजैक्शन को यूज करेगी, क्योंकि रेपो का मतलब कि ज्यादा से ज्यादा बैंक लोन ले आरबीआई से, तो उसी हिसाब से मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। ये एक फेनोमेना हो गया इसका। नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें है आपका रिवर्स रेपो रेट। क्या है? रिवर्स रेपो रेट। देखिए, व्हाट इज रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन? रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन जो है, दिस इज रेपो ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट वन इज रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन। रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन, ठीक है। सेंट्रल बैंक सेल शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इसके अंतर्गत क्या है? सेंट्रल बैंक सेल शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू द बैंक्स या कॉमर्शियल बैंक्स विद एन एग्रीमेंट टू रीपरचेज। उसी के मतलब विपरीत है, टू रीपरचेज बैक, ठीक है, विद एन एग्रीमेंट टू रीपरचेज बैक फ्रॉम रीपरचेज बाई बैंक्स, बाई बैंक्स, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक सेल शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू द बैंक with an agreement to repurchase back from banks, ठीक है। पहले आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल करती है, ठीक, उसके बाद उसको रीपरचेज कर लेती है बैंक से। इसका एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे, सेम इसी चीज का रिवर्स हो जाएगा, जो ये कंडीशन थी इसी का रिवर्स हो जाएगा।
मान लेते हैं ये आरबीआई है, ये आपका बैंक्स है, ठीक है, और दिस इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये आरबीआई हो जाएगी, ये बैंक है, दिस इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आरबीआई क्या करती है, शॉर्ट टर्म में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू द बैंक सेल कर रही है, ये आरबीआई सेल कर रही है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यानी कि सेल कर रही है किसको, बैंक को। जब बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई सेल करेगी तो उसी के इक्वल अमाउंट पैसा आरबीआई के पास बैंक डिपॉजिट कर देंगे। यहां पे आरबीआई लोन ले रही है, यहां पे बैंक अपना एक्सेस अमाउंट, जो फर्दर एडिशनली एक्सेस अमाउंट है, वो आरबीआई के पास पार्क कर दे रहे हैं, आरबीआई के पास डिपॉजिट कर दे रहे हैं। बैंक डिपॉजिट कर रहे हैं आरबीआई के पास, किस आधार पे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बदले या उसी के प्लेजिंग में, ठीक है। ये एक प्रकार से बैंक से पैसा आरबीआई के पास चला जाएगा। जब बैंक से पैसा आरबीआई के पास चला जाएगा तो बैंक के पास पैसे कम बचेंगे। जब बैंक के पास पैसे कम बचेंगे तो इसका मतलब बैंक कम लोन दे पाएगा। जब लोन कम दे पाएगा बैंक, और ज्यादा से ज्यादा पैसा आपका एक्सेस अमाउंट कहां पे, आरबीआई के पास जमा कर दिया, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा कि मनी सप्लाई मार्केट से रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि बैंक के पास पैसा एब्जॉर्ब कर ले, आरबीआई एब्जॉर्ब कर ले रही है मार्केट से पैसे को। आरबीआई क्या है, अपने पास मार्केट से पैसे को सक कर ले जा रही है, तो मनी सप्लाई यहां पे रिड्यूस हो जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जब यही गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को पार्टिकुलर मैच्योरिटी पीरियड के बाद बैंक को रीसेल करना होगा, मतलब यहां पे तो इसने आरबीआई ने सेल किया, अब यहां पे बैंक दोबारा बेचेंगे और आरबीआई रीपरचेज करेगी, ठीक है। तो आरबीआई यहां पे इस सिक्योरिटीज को, मान लेते हैं कि आरबीआई मैच्योरिटी पीरियड के बाद इस सिक्योरिटीज को आरबीआई क्या है, परचेज कर रही है, रीपरचेज कौन कर रही है, आरबीआई परचेज कर रही है, और वही इक्वल अमाउंट जो पैसा बैंक को रिटर्न करेगी आरबीआई, जिसपे इंटरेस्ट पहले से निर्धारित था, तो जो इंटरेस्ट यहां पे चार्ज होगा उसी को कहा जाएगा रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन, रिवर्स रेपो रेट। अब जिस रेट पे बैंक से को पैसा रिटर्न किया गया आरबीआई के द्वारा, तो उसको कहा जाएगा रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। ये आपका रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन हो गया। अगर रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन के बाद रिवर्स रेपो रेट की अगर बात करें, तो इसका डिफिनेशन अगर मैं लिख दूं यहां पे, रिवर्स रेपो रेट, it is the interest rate at which banks lend to RBI, it is the interest rate at which bank lending, ये देखिए बैंक पैसा दे रहे हैं, आरबीआई बारो कर रही है, बैंक्स लेंडिंग टू द आरबीआई, ठीक है। इट इज द इंटरेस्ट रेट at which bank lend to RBI against short term government securities, against short term गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। या ये कहिए कि इट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच बैंक्स पार्क देयर एक्सेस अमाउंट विद द आरबीआई। बैंक्स पार्क मतलब साइड लाइन कर दे रहे हैं, बैंक्स पार्क देयर एक्सेस अमाउंट विद आरबीआई अगेंस्ट शॉर्ट टर्म लोन या शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। ये पॉइंट लिख सकते हैं यहां पे, बैंक्स पार्क एक्सेस अमाउंट विद आरबीआई या सेंट्रल बैंक अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। दो पॉइंट्स मैंने मेंशन किया है यहां पे, एक तो ये मेंशन किया कि बैंक जो है लोन दे रहे हैं आरबीआई को, तो बैंक लोन दे रहे हैं आरबीआई को। दूसरा पॉइंट क्या है कि बैंक पार्क एक्सेस अमाउंट विद आरबीआई,
बैंक पार्क एक्सेस अमाउंट विद द आरबीआई, दोनों सिमिलर बातें हैं, लमसम सेम चीजें हैं। व्हिच इज बेटर कि आरबीआई लोन ले रही है या बैंक अपना एडिशनल अमाउंट आरबीआई के पास जमा कर दे रहे हैं? आरबीआई के पास एडिशनल अमाउंट जमा कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आरबीआई उनको एल्योर करती है, अपनी पास खींचती है, अट्रैक्ट करती है बैंक को। तो बैंक आरबीआई के पास एडिशनल अमाउंट जमा करना क्यों चाहेंगे? उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो मार्केट में जो पब्लिक को लोन देंगे बैंक, वो इंटरेस्ट रेट कम हो और आरबीआई उनको ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे उनका पास पैसा अपने पास जमा कर ले, तो वो आरबीआई की तरफ खींचे हुए चले जाएंगे। तो मान लेते हैं कि आपका ये रिवर्स रेपो रेट है, ये यानी आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज कर दिया। जब इंक्रीज कर देगा यानी ज्यादा इंटरेस्ट पे आरबीआई बैंक को अपनी तरफ आकर्षण या मतलब कि अट्रैक्ट कर रही है, और आरबीआई कह रहे हैं कि हम ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे आपका पैसा अपने पास डिपॉजिट कर रहे हैं, आप हमारे पास जमा करिए और पब्लिक को इंटरेस्ट कम रेट पे दीजिए, क्योंकि उतने रेट पे पब्लिक को मतलब कि इंटरेस्ट नहीं है। तो बैंक क्या करेंगे कि इसकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो ज्यादा पैसा बैंक प्रीफर करेंगे आरबीआई के पास जमा करने का, तो बैंक के पास पैसा कम बचेगा। जब बैंक के पास पैसा कम बचेगा तो इससे यह निष्कर्ष निकला कि मनी सप्लाई आपका रिड्यूस हो जाएगी। अगर आपका आरआर बढ़ा दिया गया तो मनी सप्लाई आपका रिड्यूस हो गई। वही सेम कंडीशंस है, अगर आपका रिवर्स रेपो रेट डिक्रीज कर दिया जाए, यानी कि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक का पैसा आरबीआई अपने पास रखे, कम इंटरेस्ट उनको दे बैंक को, तो बैंक वहां पे जमा करना नहीं चाहेंगे। बैंक उस पैसे को अपने पास रखेंगे या मार्केट में या पब्लिक को लोन देना प्रीफर करेंगे, क्योंकि यहां पे इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है बैंक को घटाने पे, कम करने पे। तो जब पब्लिक को लोन देना चाहेंगे या पैसा ज्यादा अपने पास बैंक रखेगा, इसका मतलब कि मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। दोनों कंडीशन में आप अगर देखिए ये वाली कंडीशन जो है पहले, ये वाली यहां पे रिवर्स रेपो रेट डिक्रीज किया गया, ठीक है, ये डिक्रीज किया गया रिवर्स रेपो रेट, ये वाली कंडीशन। सेकंड वाली देखिए, रिवर्स रेपो रेट डिक्रीज किया गया मतलब कि कम इंटरेस्ट रेट पे बैंक का पैसा आरबीआई अपने पास जमा कर रही है, तो बैंक प्रीफर करेंगे अपने पास ज्यादा पैसा रखना। जब ज्यादा पैसा बैंक अपने पास प्रीफर करेंगे रखना, तो इसका मतलब कि मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, तो ये मनी सप्लाई आपकी इंक्रीज हो जा रही है। सेकंड वाली कंडीशन में आप देखेंगे, ये वाली जो कंडीशन है, अगर रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज कर दिया जा रहा है, यानी आरबीआई ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रही है, तो बैंक प्रीफर करेंगे कि सारा पैसा आरबीआई के पास जमा करें, या जो भी एक्सेस अमाउंट है वो आपका आरबीआई के पास जमा करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट अच्छा मिल रहा है, इंटरेस्ट अच्छा पे कर रही है आरबीआई। तो इसका मतलब कि मार्केट सप्लाई, मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। अब देखिए सिमिलरिटीज देखिए, जब रिवर्स रेपो रेट डिक्रीज किया गया तो मनी सप्लाई बढ़ गई, जब रिवर्स रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट, दोनों कंडीशन में देखिए, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट जब रिड्यूस किया गया, हटाया गया, कम कर दिया गया, तो मनी सप्लाई बढ़ गई, ठीक है। तो यहां पे एक पॉइंट मैं मेंशन कर सकता हूं कि अगर आपका रिवर्स रेपो रेट कम कर दिया जाता है या रेपो रेट घटाया जाता है, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट दोनों अगर रिड्यूस किया गया, तो दोनों वाली कंडीशन में आप देखेंगे मनी सप्लाई आपका इंक्रीज हो जा रही है। सेम अगर रिवर्स रेपो रेट या रेपो रेट दोनों अगर इंक्रीज कर दिया जाए, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट अगर इंक्रीज कर दिया जाता है, तो मनी सप्लाई आपकी रिड्यूस हो जाती है, मनी सप्लाई आपकी रिड्यूस हो जा रही है। इसका मतलब कि दोनों कंडीशन में सेम चीजें हैं कि अगर मनी सप्लाई बढ़ानी हो तो रेपो रेट हो या रिवर्स रेपो रेट, उसको रिड्यूस करना पड़ेगा आरबीआई को, और मनी सप्लाई अगर मार्केट में कम करनी हो तो रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट उसको बढ़ाना होगा। इससे एक इन्फ्लुएंस ये ड्रॉ हो गया यहां पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रेपो रेट और रिवर्स रेट और रेपो रेट में फिर अंतर क्या है। रेपो रेट में क्या है कि
बैंक्स लोन ले रहे हैं। रिवर्स रेपो रेट वाले केस में क्या है, बैंक लोन दे रहे हैं आरबीआई को। दोनों केसेस में गवर्नमेंट सिक्योरिटी शॉर्ट टर्म के लिए। रेपो रेट ये हमेशा ज्यादा रहता है मोर देन द रिवर्स रेपो रेट। कारण क्या है उसको भी मैं बता दूं आपको। देखिए रेपो रेट जो है, रिवर्स रेपो रेट अगर सेम हो जाए या दोनों में से कोई एक ज्यादा हो तो कैसे मतलब कि सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा या क्या होगा, उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर लूं। देखिए रेपो रेट ऑलवेज ग्रेटर देन रिवर्स रेपो रेट। वाई? रेपो रेट वाली कंडीशन में आप देखिए यहां पे मान लेते हैं रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। इस वाली कंडीशन में आरबीआई लैंडिंग टू बैंक्स, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट में बैंक लैंडिंग टू आरबीआई। लैंडिंग नहीं है, वैसे ज्यादा बेटर मतलब वर्ड रहेगा कि आपका टू पार्क, ठीक है। बट बैंक का ही पैसा चाहे लैंडिंग भी लिख सकते हैं, या आरबीआई बारोड फ्रॉम द बैंक, ठीक है, या बैंक्स डिपॉजिट सरप्लस अमाउंट विद द आरबीआई। ज्यादा बेटर वर्ड यही रहेगा, क्योंकि ये लैंडिंग नहीं करते हैं, एक्चुअल में उनके पास एक्सेस अमाउंट होता है, तो उनको पता है बैंकों की पब्लिक उस पर लोन हमसे नहीं ले रही है, हमारे पास एक्सेस अमाउंट वैसे यूजलेस पड़ा हुआ है, तो उस पैसे को प्रीफर करते हैं कि बैंक सारे के सारे आरबीआई के वॉल्ट में या रैक में जमा कर दें। आरबीआई के पास जैसे जमा करेंगे तो पार्टिकुलर इंटरेस्ट चार्ज करेगा आरबीआई उनको, और ये इंटरेस्ट उनका अर्निंग हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा बैंक्स का, ठीक है। इस वाली कंडीशन में आरबीआई लोन ले रही है। सपोज दैट रेपो रेट मान लेते हैं कि 4% कर दिया गया, यानी आरबीआई अगर लोन दे रही है बैंक को 4% पे, और रिवर्स रेपो रेट अगर आपका 6% है। ये सपोज दैट है, नहीं एक्चुअल में ऐसा हमेशा रेपो रेट कम रहता है रिवर्स रेपो रेट से। रिवर्स रेपो रेट कम रहेगा रेपो रेट से, रेपो रेट ज्यादा रहता है हमेशा, ये मतलब ऑलवेज वाली कंडीशन है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि ये वाली कंडीशन मैंने क्या बताई, यहां पे मैंने इसका विपरीत कर दिया, चेंज कर दिया कंडीशन, कि रिवर्स रेपो रेट को मैंने ज्यादा कर दिया और रेपो रेट को मैंने कम कर दिया। इसका मतलब कि बैंक्स लोन लेंगे 4% पे। बैंक क्या करेंगे, गेटिंग लोन या टेकिंग लोन एट 4%, यही तो होगा, क्योंकि यहां पे मैंने 4% कर दिया। और ये अमाउंट बैंक क्या करेंगे, एंड विल डिपॉजिट सेम अमाउंट विद आरबीआई एट 6%, ठीक है। क्योंकि यहां पे बैंक आरबीआई के पास वही पैसा जमा कर देंगे 6% पे, तो 4% पे यहां पे तो बैंक को लोन मिल रहा है। सपोज दैट ऐसी अगर कंडीशन हो जाए कि मैंने जो है रेपो रेट को कम कर दिया और रिवर्स रेपो रेट को ज्यादा कर दिया, तो बैंक आरबीआई से लोन ले लेंगे और वही पैसा आरबीआई के पास दोबारा जमा कर देंगे ज्यादा रेट पे, तो 2% यहां पे ज्यादा इंटरेस्ट कमाते रहेंगे बैंक्स, कुछ करना ही नहीं। इसीलिए आप देखेंगे कि रेपो रेट हमेशा ज्यादा रहता है कंपेयर टू रिवर्स रेपो रेट के। रेपो रेट प्रेजेंट टाइम पे मान लेते हैं कि 5.25% है, ठीक है, और ये आपका रिवर्स रेपो रेट 1.5 मतलब कि रिवर्स रेपो रेट आपका रेपो रेट माइनस 190 बीपीएस। बीपीएस का मतलब क्या हुआ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 190%, यानी रेपो रेट से अगर आप 190 बीपीएस या 1.90% माइनस कर देंगे तो रिवर्स रेपो रेट पे पहुंच जाएंगे। रिवर्स रेपो रेट तो आपका कितना हो जाएगा, रेपो रेट सपोज दैट इस टाइम 5.25% है,
इसमें से 1.90% माइनस कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 3.35%। ठीक है, तो ये हो गया अमाउंट आपका, ये आपका रिवर्स रेपो रेट इस टाइम है। 3.35% रिवर्स रेपो रेट है, जबकि रेपो रेट आपका 5.25% है। जो बैंक रेट है वो क्या है? बैंक रेट, बैंक रेट हमेशा जो है आपका रेपो रेट प्लस 25 बेस पॉइंट या बेसिस पॉइंट। 25 बेसिस पॉइंट का मतलब 0.25%। 0.25% इसमें एडिशन कर देंगे जब आपका रेपो रेट में, रेपो रेट हमारा कितना है इस टाइम 5.25 आपका रेपो रेट है। और इसी में 25 बेसिस पॉइंट्स अगर ऐड कर दिया जाए, 25 बेसिस पॉइंट्स को हम परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बेसिस पॉइंट जो भी है उसको परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए आपको 100 से डिवाइड कर देंगे। मान के चलिए ये 25 बेसिस पॉइंट है, 25 बेसिस पॉइंट्स को हमने 100 से डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा 0.25%। ठीक है, तो वही पॉइंट मैंने मेंशन किया 0.25%। अब इसको जोड़ दिया जाए तो बैंक रेट हो जाएगा हमारा 5.50%। एक पॉइंट यहां पे ये ध्यान देने की है कि रेपो रेट के आधार पे ही मैंने रिवर्स रेपो रेट कैलकुलेट कर लिया और आपका बैंक रेट कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, रेपो रेट के आधार पे हमने रिवर्स रेपो रेट कैलकुलेट किया और बैंक रेट कैलकुलेट किया, इसीलिए उसको रिवर्स रेपो, ये जो रेपो रेट है इसको पॉलिसी रेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिसी रेट, रेपो रेट को कहते हैं। वाई रेपो रेट इज कॉल्ड द पॉलिसी रेट? बिकॉज जनरली या यूजुअली आरबीआई डिसाइडेड या चेंज द रेपो रेट्स ओनली। यूजुअली या जनरली आरबीआई चेंज्ड या announced repo rate and other rate of interest are adjusted। जो भी अदर रेट्स हैं वो रेपो रेट के आधार पे एडजस्ट किए जाते हैं, इसीलिए रेपो रेट को पॉलिसी रेट कहा जाता है। जैसे रेपो रेट से मैंने यहां पे रिवर्स रेपो रेट मतलब कि निकाल लिया, रेपो रेट से मैंने बैंक रेट भी निकाल लिया, तो उसी के इर्द गिर्द ही पूरा मॉनेटरी सिस्टम का, मॉनेटरी पॉलिसी की जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी जो भी इंटरेस्ट परसेंटेज हैं वो रेपो रेट के आधार पे ही डिसाइड किए जाते हैं या कैलकुलेट किए जाते हैं या असेस किए जाते हैं, इसीलिए इसको पॉलिसी रेट भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? रेपो, रिवर्स रेपो के बाद अगला आ जाएगा 6 नंबर का पॉइंट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज। अभी 3 पॉइंट्स और हैं, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं जनरली, थोड़ा फास्ट में चलेंगे हम। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, उसके बाद है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, नेक्स्ट आपका जो है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। 3 और रह गए, उन तीनों को भी डिस्कस कर लें, तीनों आसान, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो हमारा है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज। ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज किस नंबर का पॉइंट है? 6 नंबर का पॉइंट है ये। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज को इंट्रोड्यूस किया गया था 2011 में। ठीक है, कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 2011 में। इंट्रोड्यूस इन 2011, पहला पॉइंट हो गया। अंडर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज, अंडर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बैंक्स कैन बोरो फ्रॉम आरबीआई अप टू सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर एनडीटीएल। ठीक है, बैंक कैन बोरो फ्रॉम आरबीआई, बैंक कैन बोरो फ्रॉम आरबीआई अप टू सर्टेन परसेंटेज
अप टू सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर NDTL, ठीक है, ऑन ओवरनाइट बेसिस, ऑन ओवरनाइट बेसिस। देखिए, बैंक्स कैन बोरो फ्रॉम RBI अप टू सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर NDTL ऑन ओवरनाइट बेसिस। सर्टेन परसेंटेज का मतलब इस टाइम पे जो है 2% है, यानी कि बैंक के पास जो पैसा डिपॉजिटेड है, NDTL को कैलकुलेट किया जा रहा है। NDTL का मतलब कि पब्लिक डिपॉजिट, इंटर बैंक डिपॉजिट उसको माइनस कर दिया जाएगा तो NDTL आ जाएगा। तो जो पब्लिक डिपॉजिट बैंक के पास है उसका मात्र 2% आधार मान करके ही कोई भी बैंक RBI से लोन ले सकती है ओवरनाइट बेसिस। ओवरनाइट बेसिस का मतलब कि इसका कैलकुलेशन जो है डेली बेसिस पे होगा। कैलकुलेशन क्या होगा? डेली बेसिस पे होगा। मान लीजिए 7 दिन का हुआ तो 7 दिन के लिए आपका जो इंटरेस्ट रेट है यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाइड बाय द 7, ठीक है। मान लीजिए स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट कुछ भी है, ये भी आपका बैंक रेट के ही इक्वल होता है एक्चुअल में, अभी मैं डिस्कस करूंगा उसको। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट जो भी दर है इसका डिवाइडेड बाय 365 7 डेज। अगर बैंक 7 दिनों के लिए लोन लेते हैं तो आपका एक दिन का क्या हो जाएगा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, पहले एक दिन का कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद 7 दिन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम 7 दिन पे कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो उसी पॉइंट को मैंने मेंशन किया, बैंक कैन बोरो फ्रॉम RBI अप टू सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर NDTL। NDTL का मतलब कि जो पब्लिक का पैसा बैंक में जमा है उस टोटल बैंक में पब्लिक के पैसे के जो डिपॉजिटेड अमाउंट है उसका मात्र 2% ही बैंक आधार मान करके लोन ले सकते हैं। ये आपका अच्छा डेली बेसिस पे मतलब कि यहां पे इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है तो एक पॉइंट ये हो जाएगा। ओवरनाइट बेसिस का मतलब कि डेली बेसिस पे आपका इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, ठीक है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की जरूरत क्या पड़ती है? देखिए, हमने अभी 3-4 पॉइंट्स पढ़े हैं। पहले नंबर पे हमने यहां पे डिस्कस किया आपका बैंक रेट, नेक्स्ट पॉइंट हमने जो है डिस्कस किया रेपो रेट, उसके बाद मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। इन तीनों केस में बैंक लोन ले रहे हैं, किससे? RBI से। तीनों केस में आपने देखा कि RBI लेंडिंग या लोन दे रही है किसको? टू द बैंक्स, ठीक है। फाइनली RBI लोन दे रही है किसको? बैंक को। इन तीनों केसेस में यहां पे जो बैंक रेट पे जो लोन दिया जाएगा वो कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज या कॉर्पोरेट बॉन्ड के आधार पे, कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज के आधार पे बैंक लोन ले रहे हैं, किससे? RBI से। RBI लोन दे रही है, ठीक है। RBI लोन दे रही है किसको? बैंक्स को। अगर RBI लोन दे रही है बैंक्स को तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए मोस्टली होता है, कभी कभी ये शॉर्ट के लिए, मतलब कि शॉर्ट और लॉन्ग दोनों हो सकता है, ये वेरीज करता है, ठीक। रेपो रेट वाली कंडीशन में आपने देखा कि ओनली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के आधार पे ही बैंक से लोन लेते हैं RBI से। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो भी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, 14 दिन, 5 दिन, 7 दिन, इस तरह के लिए, ठीक है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज, जब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लोन ये था ऑलरेडी, तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट की क्यों जरूरत पड़ गई? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी वाली जो है इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया कर दिया गया 2011 में? ऑलरेडी जब ये रेपो रेट मौजूद था तो उसका कारण क्या है कि ये भी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, मार्जिनल ओवरनाइट 10 दिन 15 दिन ऐसे इसी के लिए, और इसमें भी आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे ही लोन लिया जाता है। बट मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज
इसका कारण क्या है? व्हेन लिक्विडिटी फुल्ली ड्राइड इन मार्केट या बैंक, जब बैंक को किसी दूसरे बैंक के पास लोन नहीं मिलता और मार्केट में फुल्ली लिक्विडिटी नहीं होती, एक तो कारण ये है। दूसरे नंबर में एमएस मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज पे जो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो कोलेटरल है, कोलेटरल यानी कि कोलेटरल, अगर बैंक रेट पे लोन लिया जाता है आरबीआई से तो सिक्योरिटी क्या जमा करनी पड़ेगी आपको? बैंक को क्या जमा करनी पड़ेगी? कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज, दैट इज कॉल्ड कोलेटरल। जमानत, क्या जमानत के तौर पे दे रहे हो उनको आप, तभी तो मैं लोन दूंगा, आरबीआई कहेगी। यहां पे भी शॉर्ट टर्म है, यहां पे भी शॉर्ट है। यहां पे जो कोलेटरल है ये एक्चुअल में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अंडर एसएलआर, ये दोनों में अंतर हो गया। तो रेपो रेट पे तो नॉर्मल जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे लोन लिया जाता है, कांट बी जीसेक अंडर एसएलआर। ये रेपो रेट वाला जो है एसएलआर पे जो के अंतर्गत हमने बताया था कि सभी बैंक को अपने एनडीटीएल का सर्टेन परसेंटेज अपने पास ही या तो कैश में, व्हाट इज एसएलआर, सभी बैंक को सर्टेन परसेंटेज, जैसे इस टाइम 18% है तो 18% किस शक्ल में जमा करना होगा? अपने पास, या तो कैश में, या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, या तो आपका गोल्ड। ये मैंने डिस्कस किया था लास्ट की क्लास में। तो ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी यहां पे मैंने मेंशन किया, इस पे इस वाली कंडीशन में देखिए आप, ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है यहां कोलेटरल के तौर पे यूज कर सकती हैं बैंक। एसएलआर के अंतर्गत जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक अपने पास रखे हुए हैं ये इटसेल्फ, यानी अपने पास ही जमा करते हैं बैंक सारे, विद इटसेल्फ। तो बैंक ये सारे जो है आपका लिक्विड एसेट अपने पास ही जमा करते हैं। बट ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है इसके आधार पे बैंक लोन ले सकते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंतर्गत। ये दोनों में डिफरेंस हो गया। तो पहला डिफरेंस क्या है, पहली सिमिलरिटी क्या है कि देखिए, पहली सिमिलरिटी क्या है कि आरबीआई लोन देती है तीनों पे, किसको? बैंक्स को। आरबीआई लोन देती है बैंक्स को तीनों आधार पे, पहले नंबर पे। बट यहाँ पे कोलेटरल के तौर पे या जमानत के तौर पे बैंक्स कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज रखते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कॉर्पोरेट सिक्योरिटी, ये जो बैंक रेट है ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग ड्यूरेशन भी हो सकता है। रेपो रेट और एमएसएफ में आप देखेंगे कि यहां पे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो एसएलआर वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं हो सकती है, कैन नॉट बी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अंडर एसएलआर, रेपो रेट वाले केस में। बट मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी वाले केस में आप देखेंगे रेपो रेट आपका हो सकता है किस पे? इस वाले पे, क्या कहते हैं, कोलेटरल अंडर एसएलआर के अंतर्गत हो सकता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी वाले रेट वाले केस में। तो ये दोनों में अंतर है। दूसरे नंबर में ये जब बैंक के पास ऑप्शन ना हो, रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट वाली जो कंडीशन, यानी कि लिक्विड एसेट मतलब कि लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो मैंने एलएएफ पढ़ाया था, एलएएफ वाले आधार पे जब बैंक को या रेपो रेट के आधार पे मार्केट में पैसा तब भी ना हो, ठीक है, उसके बाद भी बैंक को लोन लेने की जरूरत पड़ जाए, तब भी बैंक लोन ले सकते हैं 2% अपने टोटल डिपॉजिट का, 2% अपने टोटल डिपॉजिट यानी एनडीटीएल का बैंक से लोन ले सकते हैं। ठीक है, किस आधार पे लोन लेंगे? अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के तौर पे क्या यूज कर सकते हैं? वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो एसएलआर के अंतर्गत वो डिपॉजिट करके रखे उसको भी यूज कर सकते हैं ये। बट यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं रेपो रेट वाले कंडीशन में। ये दोनों में अंतर हो गया आपका। ठीक है, अच्छा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट की अगर बात की जाए, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है ना, तो इसका रेपो रेट से थोड़ा सा चार्ज ज्यादा होता है। ठीक है, रेपो रेट प्लस 25 बेसिस पॉइंट, 25 बेसिस पॉइंट, 25 पॉइंट मतलब कि 2.5%। ठीक है, रेपो रेट हमारा मान के चले कि 5.25% है,
तो ये हो जाएगा आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट क्या 5.50। बैंक रेट क्या है आपका, बैंक रेट भी यही है आपका, तो बैंक रेट भी यही है आपका और आपका स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट भी यही है। तो यहां पे एक पॉइंट से लिखा जा सकता है कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट एंड बैंक रेट्स आर सिमिलर, यूजुअली सिमिलर। आमतौर से दोनों सिमिलर ही होते हैं। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है इसी में 7वें नंबर का स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी ये आपका 7वां नंबर हो जाएगा। रिवर्स रेपो रेट में आपने क्या देखा था, क्या रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट बैंक्स आरबीआई के पास सर्टेन अमाउंट जो एक्स्ट्रा होता है वो पार्क कर देते हैं, जमा कर देते हैं। बैंक पार्क्स एडिशनल अमाउंट विद आरबीआई, या ये कहिए आरबीआई बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स और आरबीआई बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स। ठीक है, ये रिवर्स रेपो रेट में हमने पढ़ा था। और जिस दर पे चार्ज करते हैं आरबीआई इंटरेस्ट देगी बैंक को, वो आपका रेट कहलाएगा। स्टैंडिंग फैसिलिटीज में सेम चीज है, बैंक पार्क्स एडिशनल अमाउंट मतलब मनी विद आरबीआई। ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया था, 2022 में। देखिए इसका जो ऑब्जेक्टिव है, टू एब्जॉर्ब लिक्विडिटी फ्रॉम मार्केट विदाउट कोलेटरल। देखिए बैंक जो है एडिशनल अमाउंट पैसा जो है आरबीआई के पास जमा कर तो दे रहे हैं रेपो में, ठीक है, विद कोलेटरल। यहां पे विद था, कोलेटरल यानी आरबीआई उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देती थी बैंक को, और उसके बदले में बैंक आरबीआई को पैसा दे रहे हैं। यहां पे इस वाली कंडीशन में बैंक पैसा आरबीआई को तो दे रहे हैं विदाउट कोलेटरल। ठीक है, तो इसकी जब ये ऑलरेडी मौजूद था तो सेम कंडीशन है, तो इसको क्यों अप्लाई किया गया। रिवर्स रेपो रेट जो है इसकी जगह रिप्लेस कर दिया गया स्टैंडिंग फैसिलिटीज को। ठीक है, आरबीआई डिसाइडेड टू रिप्लेस द रिवर्स रेपो रेट बाय स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज। नाउ आरबीआई प्रमोटिंग स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी इज द फ्लोर रेट ऑफ पॉलिसी रेट। पॉलिसी रेट का ये फ्लोर रेट कंसीडर होता है। अब ये फ्लोर रेट क्या है, एलएएफ कॉरिडोर। लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी जिसमें हमने रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट पढ़ा। मान लेते हैं कि लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटीज में ये आपका रेपो रेट है। क्या है, रेपो रेट है। रेपो रेट को एंकर क्या हो जाएगा, ये एंकर
यानी कि एंकरिंग का मतलब यही सिस्टम को रन कर रहा है, इसी के आधार पे सारे रेट डिसाइड किए जाते हैं। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट क्या है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट एंड स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ये आपका एलएफ कॉरिडोर कहलाता है। एलएफ कॉरिडोर का मतलब कि जो मेन है वो सेंटर में है आपका रेपो रेट, और उसी का जो सीलिंग लिमिट है, इस कॉरिडोर का जो सीलिंग लिमिट है ये क्या है? आपका सीलिंग। सीलिंग का मतलब कि अपर बाउंड, यानी अपर लेवल ऑफ रेट इंटरेस्ट है, ठीक है, अपर लेवल ऑफ बाउंड या अपर लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो ये मैक्सिमम होगा, यानी रेपो रेट से ये ज़्यादा रहेगा। और इसमें जो है कॉरिडोर, यानी कि ऐसे एक बैंड अगर बना दिया जाए, ये कॉरिडोर हो गया, तो इसमें अपर लिमिट क्या रहेगा? आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज रहेगा, लोअर लिमिट आपका क्या हो जाएगा? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी होगा, और ये जो बीच में रहेगा मिडिल में, ये आपका रेपो रेट हो जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड एलएफ कॉरिडोर। पहले यहाँ पे हुआ करता था रिवर्स रेपो रेट, आपका फ्लोर रेट, ये क्या कहलाता? फ्लोर रेट। सीलिंग का मतलब कि मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं हो सकता रेट। फ्लोर का मतलब मिनिमम होता है, तो मिनिमम लेवल आपका इंटरेस्ट का ये होगा, जो कि आपका एसडीएफ होगा। तो एसडीएफ आपका क्या होता है इस टाइम? जैसे कि रेपो रेट क्या है देखिए, रेपो रेट इस वाली कंडीशन में, इसके लिए आपने क्या देखा था? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज में हमने क्या देखा? रेपो रेट प्लस 25 बीपीएस, ठीक है। यहाँ पे स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज में रेपो रेट माइनस 25 बीपीएस, ठीक है। 25 बीपीएस का मतलब 0.25% माइनस कर देंगे, तो ये स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, इसको भी पढ़ लेते हैं। 8वें नंबर का जो पॉइंट है, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। देखिए, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम का मतलब क्या है? 2004 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। 2002 की बात है कि मार्केट में जो फॉरेन कैपिटल इनफ्लो बहुत ज़्यादा था, और आपका फॉरेनर्स या फॉरेन करेंसीज का इनफ्लो, फॉरेन कैपिटल इनफ्लो बहुत ज़्यादा हो गया था। उसके कारण मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उस लिक्विडिटी को रिड्यूस करने के लिए मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम लॉन्च किया गया था। तो ये हमारा 8वें नंबर का पॉइंट हो जाएगा, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम 2004 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। कब इंट्रोड्यूस किया गया था? इंट्रोड्यूस इन 2004। कारण क्या था? तो 1991 में जब एलपीजी अडॉप्ट किया गया या इकोनॉमिक रिफॉर्म आया, तो फॉरेन करेंसीज इनफ्लो बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो एक पॉइंट ये हो जाएगा कि फॉरेन कैपिटल इनफ्लो का मतलब कि इंडिया में आ गए बहुत ज्यादा फॉरेन करेंसीज, फॉरेन कैपिटल्स, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अक्यूमुलेशन, नेक्स्ट फैक्टर क्या था? फॉरेन यानी फॉरेक्स जिसे कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अक्यूमुलेशन, ठीक है। उसके अलावा रिमिटेंसेस भी फॉरेन से बहुत ज्यादा फॉरेन करेंसी में लोग इंडिया में भेजने लगे, जो इंडिया के एनआरआई लोग हैं। इन सारे कारणों से फॉरेन करेंसीज क्या क्या है? इंक्रीज हो गया बहुत ज्यादा। जब फॉरेन करेंसीज इंक्रीज हो जाएंगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। उस सिचुएशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए आरबीआई ने मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम लॉन्च किया था 2004 में, ठीक है। उसी को आप पढ़ते हैं। टू स्टेबलाइज इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट, क्या है इसका डेफिनेशन? टू स्टेरिलाइज्ड या न्यूट्रलाइज्ड
टू स्टेबलाइज या न्यूट्रलाइज द इन्फ्लेशनरी impact created by ये दोनों फैक्टर, फॉरेन कैपिटल इनफ्लो, फॉरेन कैपिटल इनफ्लो एंड फॉरेक्स रिजर्व अकुमुलेशन। ठीक है, ये हो गया आपका। अंडर मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम आरबीआई issued स्पेशल टाइप ऑफ GSEC। आरबीआई स्पेशल टाइप ऑफ GSEC जो इशू करती है उसका नाम है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम बॉन्ड, MSS बॉन्ड। ये क्या कहलाता है? स्पेशल टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, MSS बॉन्ड, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम बॉन्ड। तो आरबीआई जारी करती है स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड, ठीक है, टू एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा लिक्विडिटी फ्रॉम मार्केट क्रिएटेड बाय फॉरेन करेंसीज या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व, क्रिएटेड बाय फॉरेक्स रिजर्व। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं इसका तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। सपोज दैट मान लेते हैं कि ये आपका कोई फॉरेनर्स है और नेक्स्ट पॉइंट पे आपका जो है आरबीआई है, ठीक है। फॉरेनर से तात्पर्य यहाँ यह है कि कोई बंदा जो इंडिया को विजिट करता है, फॉरेनर्स, ठीक। कोई फॉरेनर्स इंडिया में अगर आया तो वो क्या लेकर आएगा अपने पास? करेंसी की शक्ल में या मनी की शक्ल में उसके पास क्या होगा? डॉलर होगा। ये अपने पास क्या लेकर के आएगा? डॉलर लाएगा। सपोज दैट $1 वो लेकर के आता है इंडिया में, और उस डॉलर को लेकर के कहाँ पे जाएगा? इंडियन मार्केट में या बैंक के पास जाएगा। फाइनली वो बैंक कहाँ लेकर के जाएंगे? आरबीआई के पास पहुंच जाएगा। तो इसको ये कहा जाए कि ये फॉरेनर्स इंडिया में विजिट करता है। वो अपने साथ क्या लेकर के आता है? डॉलर लेकर के आता है। डॉलर को ये लेकर के कहाँ जाता है? आरबीआई के पास, और आरबीआई से डॉलर को एक्सचेंज करता है रुपीज में। रुपीज में आरबीआई से ये डॉलर अगर एक्सचेंज करेगा तो आरबीआई मार्केट रेट पे डॉलर को एक्सचेंज करके रुपी उसको दे देगी। आरबीआई जब मार्केट रेट पे जब दे देगी तो इस टाइम मान लेते हैं मार्केट रेट कितना? 95 रुपीज़ है पर डॉलर। मार्केट रेट क्या? 95 रुपीज़ है। इस फॉरेनर के पास, ये इंडिया में विजिट करने आया, ये यहाँ टहलना चाहता है, होटल में रुकना चाहता है, उसको पैसे की, रुपये की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इसके पास तो डॉलर है। डॉलर ये बैंक में जमा करे या डायरेक्ट कहीं आरबीआई, क्योंकि बैंक के पास पहले जमा करेगा, या जो एक्सचेंज होते हैं एयरपोर्ट्स पे या शिपिंग पोर्ट्स पे कहीं पे भी वहाँ जमा करेगा, और वहाँ से फाइनली वो पैसा आरबीआई के पास आ जाएगा। आरबीआई इक्वल अमाउंट जो मार्केट रेट में चल रहा है वही का इक्वल अमाउंट आरबीआई मार्केट में फ्लश करेगा या इसको फॉरेनर्स को दे देगा। जब फॉरेनर्स को आरबीआई 95 रुपीज़ दे रहा है तो आरबीआई क्या है? एक प्रकार, चाहे वो ओल्ड करेंसी हो या न्यू करेंसी, फाइनली M0 इंक्रीज करेगा। इस कंडीशन में क्या है? M0 इंक्रीज करेगा, ठीक है, क्योंकि ये मार्केट में फ्लश किया जा रहा है, मार्केट में इन्फ्लक्स हो रहा है, नई चीज मार्केट में, नया रुपया इन्फ्लक्स हो रहा है। तो M0 मल्टीप्लाइड बाई मनी मल्टीप्लायर, यानी जितना ही ज़्यादा M0 के बाद में उसका यूसेज होगा, बढ़ेगा यूज़, जितना ज़्यादा वो एक्सचेंज में यूज़ होगा उसी प्रकार मनी सप्लाई बढ़ेगी, एक टाइम आएगा। तो ये क्या है? आपका फॉरेक्स है, फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेन करेंसीज इंडिया में आई और उसी के इक्वल सेंट्रल बैंक आपका रूपी जो है मार्केट में लॉन्च किया।
फाइनली आपका पहले तो आपका इंस्टेंटली M0 बढ़ा, उसके बाद मनी मल्टीप्लायर के साथ मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। मनी सप्लाई जब बढ़ेगी तो इससे तात्पर्य क्या है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, है कि नहीं। इस इन्फ्लेशन को या लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए, इसको स्टेबलाइज करने के लिए आरबीआई क्या करेगा कि इसको मार्केट से सब करना चाहेगा जो आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है या मनी सप्लाई बढ़ रही है। इसके लिए आरबीआई एक बॉन्ड जारी करेगी। सपोज दैट आरबीआई ने एक बॉन्ड जारी किया, इस बॉन्ड का नाम क्या रखा जाएगा, एमएसएस। कहाँ पे है, एमएसएस बॉन्ड। ये क्या है आपका, एमएसएस बॉन्ड है, एमएसएस बॉन्ड। आरबीआई जो एमएसएस बॉन्ड जारी करती है, यानी कि मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड, इस बॉन्ड को जारी करने के बाद, ठीक है, ये आपका मार्केट में आ जाएगा। और उसके बाद आरबीआई जब इस बॉन्ड को जारी करेंगे तो बैंक से इस बॉन्ड को परचेज कर लेंगे या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस बॉन्ड को परचेज करेंगे। जब इस बॉन्ड्स को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन परचेज करेंगे, फाइनली इसके एवज में पैसा जो है मार्केट में से आरबीआई के पास चला जाएगा। तो आरबीआई के पास जब ये पैसा जा रहा है मार्केट से, तो इस फेनोमेना को कहा जाएगा आपका न्यूट्रलाइजेशन या स्टेरिलाइजेशन। ये क्या है आपका, स्टेरिलाइजेशन वाली फेनोमेना, स्टेरिलाइजेशन या न्यूट्रलाइजेशन ऑफ M0। M0 को न्यूट्रलाइज किया जाएगा या स्टेरिलाइज किया जाएगा या मनी सप्लाई को रिड्यूस किया जाएगा। किसके द्वारा, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम बॉन्ड के द्वारा। ये कौन जारी करता है, आरबीआई जारी करता है। ये जो अमाउंट है, ये रुपया जो बैंक मार्केट से सब किया गया, एब्जॉर्ब किया गया, आरबीआई के पास गया, आरबीआई इसको एक पार्टिकुलर फंड में डिपॉजिट कर देगा। किसमें, एमएसएस फंड क्रिएट करेगा जो कि आरबीआई के पास ही रहेगा। ये जो है मार्केट में को स्टेबलाइज करने के लिए, मार्केट को न्यूट्रलाइज करने के लिए आरबीआई ने मार्केट से पैसे को सब कर लिया। किसके द्वारा, एक पार्टिकुलर बॉन्ड जारी किया और पैसा आरबीआई ने सब कर लिया या एब्जॉर्ब कर लिया। तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो एमएसएस फंड है, जो ये रुपीज है, ये आपका एमएसएस फंड में आरबीआई जमा कर देगा। बट इंटरेस्ट पेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस पे जो इंटरेस्ट पेड किए करेगी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पेड करेगी। ये जो बॉन्ड है एमएसएस बॉन्ड, आरबीआई नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कहने पे ही आरबीआई ये पूरा फंक्शन कर रही है ना। तो इस पे आरबीआई नहीं करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे इंटरेस्ट पे करेगी। ठीक है, ये हो गया आपका जो है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। अब हमारा जो है क्वालिटेटिव मेजर बच जाता है। क्वालिटेटिव मेजर्स को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके भाई, ऑल द बेस्ट।